हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधुबाला है, लेकिन मेरे ससुराल में सब लोग मुझे मधु बुलाते हैं क्योंकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 30 साल है और मेरी शादी को अभी 4 साल ही हुए हैं और मेरा बदन ऐसा है कि मैं अपने आप को देखकर खुद भी शर्मा जाती हूँ। जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो मेरी लचकती कमर टहनियों से कम नहीं दिखती और साड़ी का पल्लू भी कभी कभी फिसलने का बहाना ढूंढने लगती है। मेरी सुंदर कमर ऊपर की तरफ थोड़ी उभरी हुई काली जो सांस लेते ही ऊपर नीचे होती रहती है और नीचे की तरफ वो गहराई जो चलते वक्त धीरे धीरे झूमती है, मानो कोई समुद्र की लहरें दौड़ रही हों। दोस्तों, मेरे पति का नाम आकाश है और वह एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे पति भी हैं, लेकिन काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी लगता है जैसे घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। रात को जब मेरे पति बेड पर लेटने जाते हैं तो वो थकान से सो जाते हैं, तो मैं पूरी रात करवटें बदलती रहती हूँ, मानो मेरे पूरे बदन में जैसे आग की भट्टी जलती रहती है जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, मेरे गांव का नाम है अलीशापुर है, जहाँ सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, मेरे सास ससुर और जेठानी इस दुनिया में नहीं है। सास को 10 साल हो गए इस दुनिया को छोड़े और ससुर जी को 2 साल हो गए हैं इस दुनिया को छोड़े और जेठानी को हो गए 5 साल इस दुनिया को छोड़े। दोस्तों, उनकी मौत बच्चे की डिलीवरी कराते समय हुई थी। दोस्तों, मेरे जेठ जी का नाम है अनिल। उनकी उम्र 50 साल है, लेकिन ताकत अभी वही जवानी वाली ही है। चौड़े कंधे, लंबी मूछें और बात करने का अंदाज ऐसा कि सुनने वाला खो ही जाता है। उनकी आवाज में वो मिठास है जो सीधे दिल तक उतर जाती है। लेकिन जेठानी के गुजर जाने के बाद वह थोड़े खोए खोए से रहते हैं और इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां अब मेरे ही ऊपर आ गई हैं। मेरा एक छोटा देवर भी है, लेकिन वो शहर में पढ़ाई करता है, महीने में कभी कभी गांव आता है। दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कभी कभी रात को सोते वक्त भी मुझे नींद में हंसा जाती है और कभी कभी वहां कुछ डालने को मजबूर कर देती है। वो गर्माहट, वो स्पर्श, वो नजरें, सब कुछ याद आता है तो शरीर सिसक उठता है। वो दिन था जब हमारे गांव में होली का त्योहार आया। खेतों में नई सब्जियां लग गई थीं और घर का सारा काम बिखरा हुआ था। मेरे पति आकाश सुबह सुबह खेत में सब्जी तोड़ने चले गए थे और बोले, मुझे घर लौटने में समय लगेगा, तुम अपना काम करो, मेरा इंतजार मत करना। उसके बाद मैं भी रसोई में पकवान बनाने चली गई। तभी थोड़ी देर बाद जेठ जी रसोई के अंदर आए। उनकी आंखें मेरी तरफ गईं और उन्होंने कहा, मधु, आज गेहूं का ढेर लगाना है, अकेले मेरे बस का नहीं है, तू थोड़ा हाथ बटा दे। उसके बाद मैंने भी साड़ी का पल्लू ठीक किया और जेठ जी के साथ काम में हाथ बटाने चली गई। तभी अचानक साड़ी का पल्लू थोड़ा फिसल गई। मेरे दोनों संतारे की गहराई झांकने लगी। तभी जेठ जी बोले, मधु, आ रही हो? मैं फिर बोली, जी आई। उसके बाद हम दोनों कच्चे मकान के पीछे वाले कमरे में गए जहाँ गेहूं के बोरे रखे थे। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी जो मेरे बदन पर एक अलग ही बिजली ढाह रही थी। जेठ जी बोरे उठा रहे थे और मैं उन्हें एक एक करके ऊपर रख रही थी। उनका हाथ कभी कभी मेरे हाथ से टच हो जाता, कभी कमर को छू जाता और मैं सिसक जाती। वो हंसकर कहते, अरे मधु, घबरा मत, ये तो बस अनाज है, गर्मी तो तेरे बदन में है। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर रुक जाती, लेकिन मैं जानबूझकर शर्मा जाती। तभी वो हंसकर कहते, मधु, जवान उम्र में गर्मी तो लगती ही है, लेकिन आकाश हर दिन शहर काम के लिए भागता रहता है, तू अकेली कैसे संभालती हो अपने आप को? तभी मैंने जवाब दिया, संभाल लेती हूँ जेठ जी, लेकिन कभी कभी अकेलापन महसूस करती हूँ। तभी मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे दोनों संतरे ऊपर नीचे होने लगी और हम दोनों की बातें ऐसे ही चलती रही। अनाज रखते रखते काफी समय हो गया था। पसीना मेरी साड़ी को चिपक रह रही थी, ब्लाउज पारदर्शी हो गया था और जेठ जी का कुर्ता भीग गया था। उनकी छाती की मांसपेशियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, मधु, आराम कर लो, तुम्हारी कमर तो ढीली पड़ गई होगी। उनकी नजर मेरी कमर पर टिक गई जहाँ साड़ी लिपटी हुई थी। मैंने कहा, नहीं जेठ जी, आपकी ताकत देखकर मेरा भी हौसला बढ़ गया है। तभी वो मुस्कुराए, उनकी आंखों में कुछ चमक थी, लेकिन फिर बोले, चल अब रसोई में चल, तेरे हाथ का बना खाना खाकर ही ताकत आएगा। लेकिन जाते वक्त उनका हाथ मेरी कमर पर फिसल गया। तभी वह सहारा देते हुए मुझे संभालने की कोशिश करने लगे। उनके शरीर की गर्माहट मेरे तन बदन में ज्वाला भड़का गई। उसी रात आकाश घर लौटे तो थकान से सो गए। मैं और जेठ जी रसोई में बैठकर बातें कर रहे थे। बातें पुरानी यादों पर चल रही थी। जेठ जी ने बताया, जब तेरी जेठानी थी तब भी ऐसी ही रातों में हम दोनों बैठकर बातें करते थे। वो कहती थी कि शरीर की गर्मी दिल की ठंडक से कम होती है।
उनकी नजर मेरी गर्दन पर जहाँ पसीने की बूंदें फिसल रही थी। मैंने शर्माते हुए कहा, जेठ जी, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे अभी भी जेठानी जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, मधु, जवान तो दिल है, शरीर तो बस साथ देता है, लेकिन तू भी तो कली है, आकाश को खुश रखती होगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी, लेकिन कभी कभी खुश करते हैं। तभी वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कर, अगर कभी कोई दर्द हो तो जेठ जी से कहना। उनके हाथ का स्पर्श गर्म था, उंगलियां धीरे धीरे दबाव बढ़ा रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन बस इतना ही। मैं उठ गई और सोने चली गई। दिल में एक अजीब सा खटक था, लेकिन मैंने सोचा शायद बातें ही तो हैं। लेकिन रात भर नींद नहीं आई, शरीर में वो आग सुलगती रही। अगले दिन सुबह से ही घर में दही जमाने का काम शुरू हुआ। गांव में दही जमाकर मक्खन निकालना एक अलग ही काम था। तभी जेठ जी ने कहा, मधु, पूरा दिन दही मथना है, तू मटके में दूध डाल, मैं मथनी चलाऊंगा। हम दोनों बैठ गए। मटका मेरे सामने था, मैं दूध डाल रही थी और जेठ जी मथनी घुमा रहे थे। मथनी की रस्सी ऊपर नीचे हो रही थी और मेरी साड़ी का पल्लू हिल रहा था, संतरे लहरा रही थी। उन्होंने मजाक में कहा, देख मधु मथनी, जितनी तेज घुमाऊं दही उतना ही गाढ़ा होता है। क्या तेरा भी बदन ऐसा ही है, गाढ़ा और स्वादिष्ट? उनकी आंखें मेरे दोनों संतरे पर टिक गईं। मैं हंस पड़ी और बोली, जेठ जी, आपकी जीभ भी तो मथनी जैसी है, एक बार घुमाई तो पूरा पानी निकल जाता है। वे हंसते हुए बोले, हाँ मधु, मथना तो पड़ता है, लेकिन आकाश तो दूर दूर रहता है और तू अकेली मथती रहती है। वे बोले, कभी मदद चाहिए तो बुला लेना। उनकी नजरें मेरी जांघों पर सरक गईं, जहाँ साड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। हम घंटों ऐसे ही बैठे रहे। दही जम गया, मक्खन निकला। बीच बीच में उनकी नजरें मेरी गर्दन पर टिक जाती और मैं भी शर्मा जाती, लेकिन शरीर में वो कंपन बढ़ता जाता। तभी वह कहते, मधु, तू अपनी जेठानी जैसी ही लगती है। मैं उनकी बातें ज्यादा गंभीरता से नहीं ली। इसी तरह काम करते करते शाम हो गई। शाम को मेरी बुआ जी आ गई थी। हमने सबको मक्खन रोटी खिलाई। तभी बुआ जी ने मजाक मजाक में बोली, बबुआ, तुम्हारी और छोटकी बहुरिया की जोड़ी तो कमाल की लगती है। जेठ जी मुस्कुराकर कहा, क्या बुआ जी, आप भी ना मजाक करती रहती हैं? तभी अचानक उनकी नजर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कोई राज छुपा रहे हो। इसी तरह दिन ऐसे ही बीतते गए और मेरे पति आकाश काम की भाग दौड़ में मुझसे दूर शहर चले गए थे। एक दिन घर में पुराने बर्तन साफ करने का काम आया। सालों पुराने लौटे थालियां निकाली। जेठ जी बोले, मधु, आज इनको चमकाना है, तू साबुन लगाकर रगड़, मैं पानी डालूंगा। हम दोनों घुटनों पर बैठे थे। बर्तन साफ करते समय मेरे हाथों पर पानी का छींट आ जाता है और साड़ी भीग जाती, ब्लाउज मेरे बदन से चिपक जाता, हर उभार साफ दिखने लगता है। जेठ जी ने कहा, देख तेरे हाथ कितने नाजुक हैं। आकाश इन हाथों को कभी छूता भी है? उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर फिसल रही थीं। मैंने सिर झुकाकर कहा, कभी कभी, लेकिन आप जैसे नहीं। उन्होंने हल्के से मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, अरे, इन्हें तो बस साफ करना है, लेकिन अगर कभी मन भारी हो तो जेठ जी के पास आ जाना, मैं सब साफ कर दूंगा। उनकी सांस मेरे कान पर लग रही थी, उनकी आवाज में गर्माहट फैल रही थी। शाम तक सारा बर्तन साफ हो गया। तभी देवर जी कॉलेज की छुट्टी पर घर आ गए। उन्होंने देखा तो बर्तनों की तारीफ करने लगे, भाभी आपने तो जादू कर दिया। और फिर वह कमरे में चले गए। मैंने उनको पानी पिलाया और कुछ खाने के लिए पकवान दिए, जिसे खाकर वह बहुत खुश हुए। एक दिन गांव में गौ पूजन का कार्यक्रम था। घर में गायों को सजाना था। जेठ जी और मैं दोनों मिलकर गायों को हल्दी कुमकुम लगा रहे थे। तभी गाय के धन पर हाथ लगाते वक्त जेठ जी ने कहा, मधु, देख गाय कितनी दूध देती है, तेरी तरह भरपूर। उनकी नजर मेरी छातियों पर गई। मैंने शर्माकर कहा, जेठ जी, आपकी नजर तो हमेशा भरपूर चीजों पर ही जाती है। वे हंस पड़े और बोले, मधु, भरपूर चीजें ही तो जीवन देती हैं। आकाश को तो पता ही नहीं कि घर में कितना खजाना है। हम घंटों गायों के काम में लगे रहे और बातों बातों में कभी कभी थोड़ी गहरी उनकी उंगलियां मेरे पीठ पर सरक जाती, जैसे सहारा देते हुए। लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, बस बातें, स्पर्श और वो नजरें जो मेरे बदन को सहला रही थीं। कई महीनों ऐसे ही बीते। मेरे पति ज्यादातर समय बाहर काम के लिए दौड़ते रहते हैं और जेठ जी घर संभालते, और छोटा देवर पढ़ाई के लिए शहर में रहता। कभी कभी रात को चाय पीते समय वे कहते, मधु, रात को अकेली सोती होगी, डर नहीं लगता? मैं कहती, डर तो लगता है जेठ जी, लेकिन आप है ना पास में। वे मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मैं हूं ना, कभी मन हल्का करना हो तो आ जाना। उनकी आंखों में वो चमक जो रात को मुझे बेचैन कर देती, लेकिन मैं जाती नहीं थी। बस दिल में एक बेचैनी रहती थी, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन होता कुछ नहीं था। बस शरीर जलता रहता था। फिर एक दिन सब बदल गया। आकाश जी शहर से लौट आए और बोले, भैया ने मुझे सब बता दिया है।
मैं आकाश की बात सुनकर घबरा गई। तभी जेठ जी मुस्कुरा रहे थे। आकाश जी ने आगे कहा, भैया ने मुझे बताया कि तुम कितना अकेलापन महसूस करती हो, इसलिए उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि हम दोनों एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन भैया ने कहा कि मधु समझ जाएगी। फिर मैंने पूछा, क्या सरप्राइज है? आकाश जी ने मुझे गोद में उठा लिया और बोले, हमारा बच्चा जो तुम्हें माँ बनने का सुख पूरा करेगा और इस परिवार को एक नया सदस्य मिलेगा। हमारे घर में चहल पहल होगी है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कहा, मैं जिससे रे भैया सिर्फ तुझे खुश रखने के लिए वो सारी बातें की, वो स्पर्श, वो नजरें, सब तेरे मन को हल्का करने के लिए कहा था। भैया ने मुझे टेलीफोन किया था कि तू अकेली है और मैं ज्यादा बाहर रहता हूँ। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा, बस परिवार को जोड़ने की कोशिश की। मैं रो पड़ी। जेठ जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मधु बेटा, तू हमारी घर की बहू है। मैंने कभी धोखा नहीं दिया, बस तुझे खुश देखना चाहता था। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अब आकाश ज्यादा घर रहेगा। आकाश ने कहा, हाँ, अब हम तीनों मिलकर इस घर को और सुंदर बनाएंगे। उस रात हम तीनों बैठकर हंसे। जेठ जी ने मजाक किया, अब बच्चा आएगा तो बहू और भी खुश हो जाएगी। लेकिन अब सब कुछ साफ था। वो सारी गर्मी की बातें, वो स्पर्श, सब एक प्यारे परिवार की कोशिश थी। कोई धोखा नहीं, कोई गलत इरादा नहीं, बस प्यार, समझ और विश्वास था। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। आकाश जी घर पर ज्यादा रहते हैं। जेठ जी अब भी चाय पीते हुए पुरानी बातें याद करते हैं और हंसते हैं। गांव वाले कहते हैं, अलीशापुर की मधुबाला भाभी ने परिवार को कैसे एक साथ जोड़कर रखती है। और मैं सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी मधुर हो सकती है जब दिल साफ हो और परिवार आपके साथ हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्पेंडिंग कहानी। थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी, लेकिन आखिर में सिर्फ प्यार भरी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और ऐसी ही स्पेंडिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है, जिससे लोग अपनी दिन भर की थकान को इस कहानी के माध्यम से कम कर सके और अपने मन को हल्का कर सके। तो दोस्तों, किस किस को इस तरह की कहानी पसंद आती है वो कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं और मेरे चैनल स्पेंडिंग स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।